रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ तू ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। आज के हम इस सेशन का आपके साथ में एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ में हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आज हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको यूपीएससी पेट एग्जाम में जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट मिलने वाला है। मैं 5 ऐसे टॉप प्रैक्टिस सेट की वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूं, और ये हमारी उसकी फर्स्ट वीडियो है। इसे आप लोग लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। उसके बाद टॉप 5 क्लासेस आपके लिए आने वाली हैं, मैराथन क्लासेस हैं, तो आप लोग इन्हें अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसमें आपका पूरा का पूरा सब कुछ आपको इसी में मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे आज के हमारे सेशन में, क्योंकि यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यूपीएससी पेट एग्जाम के लिए। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। तो इसलिए डट कर लड़ना है और मुकाबला करना है और इस पेट की खोपड़ी में छेद करके आना है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे हमारे सेशन में। फटाफट से आप लोग आज के हमारे सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में। हम अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न है। देखेंगे, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा है? फटाफट से इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आज मैं कोई ऑप्शन नहीं बताने वाला हूं, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। सीधे पेपर में जो है ऑप्शन की खोपड़ी में बिल्कुल छेद करके दिखाएंगे आपको। तो अगर बात करी जाएगी राजा राम मोहन राय को किस शासक ने भेजा था, राजा राम मोहन राय ने किस शासक को अपना दूत बनाकर लंदन भेजा था? तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है अकबर सेकंड। अकबर सेकंड को अगर अकबर सेकंड की बात की जाएगी तो अकबर सेकंड जो हैं ये अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट थे। कौन थे? अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट थे। दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे और समझ लेंगे, समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे, क्योंकि थोड़ा ये वीडियो हम स्पीड में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक डिलीवर कर सके। तो आप लोग एकदम एकाग्र होकर एकाग्रचित मन से हमारे जो है इस चैनल जो हमारी आज की क्लास है इसे ज़रूर विजिट करेंगे, और साथ ही साथ में आपका अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। बात की जाएगी अकबर सेकंड की, तो अकबर सेकंड भारत के अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट थे, और साथ ही साथ में ये द्वितीय मुगल सम्राट थे। और ये किसके पिता थे? तो अकबर सेकंड ये पिता थे। अकबर सेकंड जो है बहादुर शाह जफर के पिता थे। किसके पिता थे? बहादुर शाह जफर। अब बात आती बहादुर शाह जफर कौन थे? तो बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल शासक थे। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक अगर आपसे पूछा जाए तो अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक दोस्तों बहादुर शाह जफर था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी अकबर सेकंड की दोस्तों, तो अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था अपना दूत बनाकर। कहाँ पर भेजा था? लंदन भेजा था। और साथ ही साथ में अगर पूछा जाएगा राम मोहन राय को, दोस्तों ध्यान से देखेंगे, राम मोहन राय को अगर आपसे पूछा जाता राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी अकबर सेकंड ने दी थी। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। और ये अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट था। अगर बात की जाएगी मुगल साम्राज्य की बात हो रही है तो आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देना है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश के संस्थापक की अगर बात की जाएगी तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? तो अगर बात की जाएगी हिंदू विधवा विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। और किस के समय में? तो किस अंग्रेज के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था
1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अगर बात करी जाएगी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में सबसे ज़्यादा जो है इसमें भागीदारी किस भारतीय ने दी थी, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ध्यान रखेंगे नाम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर बात करी जाएगी लॉर्ड कैनिंग की दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये प्रथम वायसराय थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए प्रथम वायसराय कौन था, तो प्रथम वायसराय कौन थे, तो प्रथम वायसराय जो हैं लॉर्ड कैनिंग थे। साथ ही साथ में अंतिम गवर्नर जनरल, अगर आपसे पूछा जाए अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारत का अगर पूछा जाए, भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्रता के बाद का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। इसे भी आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अति महत्वपूर्ण एकदम सिलेक्टेड प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए। आप सभी लोग इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे जिनका यूपी SSSC पेट एग्जाम होना है, और साथ ही साथ उन्हें यह भी अवगत कराएंगे कि हम टॉप 5 सीरीज लेकर आने वाले हैं। और ये सिर्फ टॉप 5 सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको किसमें मिलेगी, वीके EDU पर मिलेगी। वीके सर के द्वारा आपको कराई जा रही है। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। लास्ट तक बने रहेंगे और एकदम धुआं एग्जाम में करके आएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक कौन था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक कौन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक कौन था। तो अगर बात की जाएगी ईस्ट इंडिया के समय भारत का शासक कौन था, तो दोस्तों जहांगीर था। जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक था। लेकिन अगर बात की जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में कौन शासक था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, दोस्तों ध्यान रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो है भारत में कौन शासक था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आ गई थी तो जहांगीर शासक था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय कौन शासक था, तो स्थापना के समय अकबर था। अकबर था, ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों अकबर की, बात यहाँ पर आई है अकबर की, तो ध्यान से अकबर के बारे में सभी दोस्त देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्योंकि अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अकबर से संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं उनको हम इस प्रश्न के माध्यम से पूरा समझेंगे। अकबर की बात करी जाएगी दोस्तों, तो इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1556 से 1605 तक, 1556 से 1605 तक इसका कार्यकाल रहा। अगर बात की जाएगी अकबर का जन्म, तो अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीसल के महल में हुआ था। किसके महल में हुआ था, तो राणा बीरसल के महल में हुआ था। किसके, बीरसल के महल में हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अकबर का जन्म राणा बीरसल के महल में हुआ था। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में हमारे आज के सेशन को शेयर। दोस्तों अगर पूछा जाता है अकबर का पूरा नाम क्या था, दोस्तों अगर पूछा जाता है अकबर का पूरा नाम क्या था, तो अकबर का पूरा नाम दोस्तों क्या था, सभी दोस्त बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो अकबर के पूरे नाम की अगर बात करी जाएगी तो अकबर का पूरा नाम दोस्तों था जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या था, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और आप लोग एकदम फुल तैयारी से अपने एग्जाम में पहुंचेंगे। तो आप लोग हमारे 5 सेशन को जरूर देखेंगे जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अकबर की अगर बात की जाएगी तो इसका पूरा नाम क्या था, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। इनकी माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। सभी लोग ध्यान रखेंगे, अकबर की माँ का क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम। और इनके संरक्षक का क्या नाम था, तो अकबर के संरक्षक की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो अकबर के संरक्षक का नाम था बैरम खां। नाम ध्यान रखेंगे, क्या नाम था, बैरम खां इनके संरक्षक का नाम था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बैरम खां अकबर के संरक्षक का नाम था। और बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि किसने दी, तो बैरम को खान ए खाना की उपाधि किसने दी थी, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बैरम को खान ए खाना की उपाधि जो है अकबर के द्वारा शासक बनने के उपरांत दी गई थी। अकबर के साथ में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हल्दी घाटी का युद्ध किसके और किन शासकों के मध्य में हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1557 में हुआ। कब हुआ, 1576 में हुआ। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 57 नहीं 76 याद रखेंगे, 1576 में
हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और इनका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अगर बात करी जाएगी दोस्तों सम्राट की उपाधि इन्हें कब प्राप्त हुई, तो असीरगढ़ युद्ध के बाद, असीरगढ़ युद्ध के बाद इन्हें सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई। असीरगढ़ के युद्ध के बाद इन्हें सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इन्हें जिल ए इलाही की उपाधि किसने दी? अकबर को जिल ए इलाही की उपाधि किसने दी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अकबर को जिल ए इलाही की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर को जिल ए इलाही की उपाधि जो है अबुल फजल ने दी थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, किसने दी थी? अकबर को जिल ए इलाही की उपाधि किसने दी थी? तो अबुल फजल ने दी। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में छापेंगे। अकबर से संबंधित सभी प्रश्न आपको क्लियर कराएंगे। अकबर का मकबरा कहाँ पर बना है बताएंगे। अकबर का मकबरा कहाँ पर बना है? तो अकबर के मकबरा की बात करी जाएगी दोस्तों तो ये सिकंदराबाद में बना है। सिकंदराबाद में बना है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सिकंदराबाद जो कि आपका आगरा में पड़ता है। और अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? तो अगर बात की जाएगी अकबर ने किस धर्म की स्थापना की, तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो है अकबर ने की। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर ने की। और साथ ही साथ दास प्रथा का अंत भी अकबर के द्वारा किया गया। दास प्रथा का अंत अगर आपसे पूछा जाए किसने किया, तो दास प्रथा का अंत भी अकबर ने किया। तो इस तरीके से अकबर से बनने वाले सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो उन सबके बारे में हमने आपसे डिटेल से चर्चा की। इसी तरीके से हमारा सेशन लास्ट तक बने रहेगा। आप सभी लोग लास्ट तक हमारे सेशन में बने रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। फटाफट से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है शेख निजामुद्दीन औलिया। ध्यान से सुनेंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे बताएंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया की अगर बात करी जाएगी तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर के शिष्य थे। किसके? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर के शिष्य थे। अगर बात करी जाएगी शेख निजामुद्दीन औलिया की, इनकी बात करी जाएगी निजामुद्दीन औलिया की, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। निजामुद्दीन औलिया की बात करी जाएगी तो इनके बारे में आप जान लीजिए कि निजामुद्दीन औलिया जो थे ये चिश्ती घराने के चौथे संत थे। चिश्ती घराने के चौथे संत थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चिश्ती घराने के चौथे संत थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से लास्ट तक हम लोग बने रहेंगे अपने सेशन में। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को शेयर करेंगे। इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगर बात की जाएगी इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है बाबर। बाबर जो है कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बाबर की अगर बात करी जाएगी तो बाबर के बारे में सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो बाबर जो था वो मुगल वंश का संस्थापक था। कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक दोस्तों बाबर था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। और इसकी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसको उदारता के लिए इसे जो है कलंदर की उपाधि मिली थी। किसकी? कलंदर की उपाधि मिली थी। अगर बात करी जाएगी दोस्तों बाबर की, तो बाबर के शासनकाल में इनका जो है एक युद्ध है जो कि बहुत ही फेमस है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बाबर का एक युद्ध है पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का पहला युद्ध जो है, प्रथम युद्ध है, वो बाबर और किस के मध्य हुआ था बताएंगे। बाबर और किसके मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध।
ये जो है कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में हुआ। कब हुआ, 21 अप्रैल 1526, ध्यान रखेंगे 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध पानीपत के मैदान में हुआ था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था, पराजित किया था, और इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की नींव डाली थी, मुगल वंश की स्थापना की थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अगर बात करी जाएगी इसी युद्ध में जो है, इसी युद्ध में पहली बार जो है तुगलमा युद्ध नीति का उपयोग किया गया था, और साथ ही साथ में तोप खाने का प्रयोग किया जाता गया था, सभी लोग ध्यान रखेंगे। तोप खाने का प्रयोग भी इसी में सबसे पहले किया गया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग बने रहेंगे। अगर बात की जाएगी बाबर में शासकों का जो क्रम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो बाबर से संबंधित क्रम है, यानी कि मुगल वंश से संबंधित जो आपका क्रम है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे। मुगल वंश में सबसे पहले बाबर का शासनकाल था। बाबर के बाद कौन शासक बना, बाबर के बाद हुमायूं, ध्यान रखेंगे, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, ध्यान रखेंगे, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद कौन बना, तो जहांगीर के बाद दोस्तों इधर देखेंगे, जहांगीर के बाद बना शाहजहां, कौन, शाहजहां, और शाहजहां के बाद आपका बना औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब। इस तरीके से मुगल वंश के जो है प्रथम चरण में जो शासक थे, तो इस क्रम में थे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऐसी हम आशा करते हैं फटाफट से आप सभी लोग हमारे आज के सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और सारी डिटेल आपका जो है बहुत अच्छी, हम आपको बिल्कुल एकदम अच्छा एनालिसिस करके आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए, हमारी इस मेहनत को सफल बनाइए, फटाफट से अपने दोस्तों तक शेयर करिए। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, बताएंगे। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो महात्मा गांधी की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो राजनीतिक गुरु किसे माना था, सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। इसका एकदम करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों बात आती है महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी से संबंधित जितने सारे पॉइंट हैं हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग फटाफट से आज के सेशन को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो महात्मा गांधी की अगर बात की जाएगी तो ध्यान से देख लेंगे महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी के बारे में आप लोग बताएंगे फटाफट से कमेंट सेक्शन में, महात्मा गांधी का जन्म किस सन में हुआ था और कब हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को, ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगर बात करी जाएगी इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या था इनकी पत्नी का नाम, कस्तूरबा गांधी था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी महात्मा गांधी जो है अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। कहाँ पर चले गए थे, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, और दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने 2 आश्रम खोले थे। इनका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में जो इन्होंने 2 आश्रम बनाए थे उनका नाम क्या है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। इनके 2 आश्रम थे, एक का नाम था फिनिक्स आश्रम, और दूसरे का नाम क्या था कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दूसरे का नाम था टॉलस्टॉय दोस्तों, क्या नाम था, टॉलस्टॉय। 2 आश्रम थे, एक का नाम था फिनिक्स और दूसरे का नाम था दोस्तों टॉलस्टॉय, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, तो अगर बात की जाएगी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, तो महात्मा गांधी जी जो हैं जब देश में अंग्रेजों का शासन था तो अपने गुरु, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ये 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए, जिसे किस रूप में मनाया जाता है, तो इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है,
प्रवासी भारतीय दिवस। दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसीलिए मनाया जाता है। अगर बात की जाएगी महात्मा गांधी की पत्रिकाओं के क्या नाम है, तो पत्रिका के नाम ध्यान रखेंगे सभी दोस्त। महात्मा गांधी की पत्रिका का क्या नाम है, ध्यान से देखेंगे तो महात्मा गांधी की समाचार पत्रिकाएं जो उनका क्या नाम है, तो याद रखेंगे यंग इंडिया। कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, अति महत्वपूर्ण है सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है, महात्मा गांधी की। और एक इनकी पत्रिका थी जिसका नाम था हरिजन। हरिजन पत्रिका किसकी थी, तो हरिजन पत्रिका भी महात्मा गांधी की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है, तो इनकी आत्मकथा का नाम है एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। याद रखेंगे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। दोस्तों ध्यान रखेंगे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ अगर हिंदी में आएगा तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित। महात्मा गांधी ने भारत में आके बहुत सारे, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद में बहुत सारे आंदोलन किए और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना विशेष योगदान दिया। तो महात्मा गांधी के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख आंदोलनों के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इसमें से हमारी उम्मीद है कि हम जो बता रहे हैं इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपका मिलने वाला है, तो आप सभी लोग बने रहेंगे लास्ट तक। अगर बात की जाएगी महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन था, पहला सत्याग्रह कौन था, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे पहला सत्याग्रह इनका था चंपारण सत्याग्रह। ध्यान रखेंगे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था, तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में। दोस्तों 1917 में चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया था। और चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर किया था, तो बिहार के चंपारण में। ध्यान रखेंगे 1917 में बिहार के चंपारण में। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पर आपका है खेड़ा आंदोलन। ध्यान रखेंगे कौन सा है, खेड़ा आंदोलन। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों ध्यान रखेंगे अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, एग्जाम के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो खेड़ा आंदोलन की अगर बात करी जाएगी, खेड़ा आंदोलन, तो खेड़ा आंदोलन कहाँ पर हुआ था, गुजरात के खेड़ा जिले में ये हुआ था। कहाँ पर हुआ था, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। 1917 में चंपारण और 1918 में खेड़ा। ध्यान रखेंगे 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा। और खेड़ा किस राज्य में पड़ता है, तो खेड़ा जो है ये आपका क्या है, तो खेड़ा जिले में हुआ था, गुजरात के, किसके, गुजरात के खेड़ा जिले में यह आंदोलन हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे गुजरात के खेड़ा जिले में। इसमें जो है खेड़ा नामक स्थान पर जो है जिले में जो है बाढ़ की चपेट में आ जाने के कारण किसानों ने कर देने से साफ इनकार कर दिया और इसमें जो है महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया। तो इसमें स्थानीय किसानों ने शासकों को कर देने से क्या कर दिया, मना कर दिया और साथ ही साथ में किसानों ने कर ना भुगतान करने का संकल्प किया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट विरोध। रॉलेट एक्ट विरोध का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉलेट एक्ट विरोध का नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने किया था। रॉलेट एक्ट विरोध का नेतृत्व भी किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। रॉलेट एक्ट की अगर बात की जाएगी दोस्तों, पहले हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में देखेंगे। तो रॉलेट एक्ट कब आया था, रॉलेट एक्ट भारत में कब आया था, तो दोस्तों रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में आया था। इसे क्या कहते हैं, ना अपील ना दलील ना वकील कानून। क्या कहते हैं, ना अपील ना दलील ना वकील, ना अपील ना दलील ना वकील कानून इसे दोस्तों कहते हैं। अगर बात की जाएगी इसे और कौन सा नाम दिया गया, काला कानून। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया काला कानून किसे कहते हैं, तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहते हैं। 1919 में आया। इसमें बिना वारंट के किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, बिना वारंट के,
बिना वारंट के गिरफ्तारी की जाती थी, किसी भी इंसान की गिरफ्तारी हो सकती है। तो इसका विरोध सबसे पहले किसने किया? तो महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया। महात्मा गांधी ने 1919 में इसका नेतृत्व किया और पूरे देश जो है इसमें महात्मा गांधी के साथ में खड़ा हुआ था रॉलेट एक्ट विरोध में। तो ये आपके लिए रॉलेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्त ध्यान से देख के जाएंगे। अगला आंदोलन जो है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो 1919 में रॉलेट एक्ट विरोध, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। अब है आपका असहयोग आंदोलन, अति महत्वपूर्ण है असहयोग आंदोलन, ध्यान रखेंगे असहयोग आंदोलन। दोस्तों बात करी जाएगी असहयोग आंदोलन की तो ध्यान से देखेंगे असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। दोस्तों राइटिंग की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम जो कह रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल ध्यान से अगर देखेंगे, क्योंकि कोई भी जो है चीज़ सीखी जा सकती है, कठिन तब तक होती है जब तक हम उसे सीखने का प्रयास नहीं करते। अगर हमारे अंदर शिद्दत से सीखने के लिए चाहत है हमारे अंदर, तो हम कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी, चाहे कितना भी कठिन हो, मुश्किल हो। क्योंकि कहते हैं जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो लास्ट तक बने रहेंगे और समझते रहेंगे और इस सेशन को एक बार फिर से देखेंगे, टॉप 5 को एक बार फिर से रिवीजन जरूर करेंगे। तो 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग से हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी और साथ ही साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया असहयोग आंदोलन का। तो असहयोग आंदोलन में दोस्तों क्या खासियत थी? तो इसमें ब्रिटिश सरकार, महात्मा गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत के लोगों को सही जो न्याय है वो नहीं मिलता है और उसके द्वारा न्याय देना भी असंभव है। इसलिए ब्रिटिश सरकार को क्या करना चाहिए? अपने सहयोग, जो अपने राष्ट्र के शासन का सहयोग है उसे वापस ले लेना चाहिए, जिसके लिए महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। उसके बाद आपका कौन सा है? उसके बाद आपका है महात्मा गांधी जी का नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह अति इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, नमक सत्याग्रह। तो अगर बात की जाएगी नमक कर आंदोलन भी इसे कहते हैं, नमक कर तोड़ो आंदोलन भी कहते हैं इसे। नमक सत्याग्रह की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो ध्यान से देखेंगे, नमक सत्याग्रह आंदोलन ब्रिटिश शासक के एकाधिकार के खिलाफ यह आंदोलन था। 12 मार्च 1930 को इसके खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। कब से? 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। किस आश्रम से? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दोस्तों महात्मा गांधी ने दांडी तट तक पहुंचे थे। कहां तक? दांडी तट पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने नमक का निर्माण किया था। अगर बात की जाएगी दांडी तट पर कब पहुंचे थे, तो दोस्तों महात्मा गांधी जी दांडी तट पर 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। ध्यान रखेंगे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक यह मार्च जो है चला था, 1930 तक। अगर बात करी जाएगी इसमें क्या हुआ था, तो इसमें वहाँ पर दांडी तट पर जाकर महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? नमक का निर्माण किया था। नमक का निर्माण करके नमक कर का विरोध किया था। और इसके बाद इसे और किस नाम से जानते हैं? तो दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा एक और आंदोलन लाया गया, जिसका नाम है दलित आंदोलन। सभी दोस्त ध्यान देंगे, दलित आंदोलन की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो ध्यान से बने रहेंगे लास्ट तक। दलित आंदोलन की अगर बात करी जाएगी तो मई 1933, सभी दोस्त ध्यान रखें, मई 1933 में दलित आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। और इसमें इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे छुआछूत विरोध आंदोलन के नाम से जानते हैं। छुआछूत विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। और इस आंदोलन के बाद में पूरे भारतवर्ष में छुआछूत लगभग समाप्त हो गया था। लोगों की विचारधाराएं जो हैं वो बदल गई थी। अगर बात की जाएगी महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना कब की? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा कब की गई? तो 1932 में की गई दोस्तों। कब की गई? 1932 में भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। उसके बाद जो है आपका आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत छोड़ो आंदोलन,
जो कि अति महत्वपूर्ण है, कई बार आपका पूछा गया। तो आपके जो 5 नंबर के आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न, तो इसमें से आपका एक प्रश्न बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल मिलने वाला है आपको एग्जाम में, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे। अगर बात की जाएगी भारत छोड़ो आंदोलन की, ध्यान से देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और इसे कब स्टार्ट किया गया? 1942 में। 1942 में अंग्रेजों को भारत को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। क्या किया गया? इस आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी जी के द्वारा नेतृत्व में अंग्रेजों को भारत को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। और इसमें ही महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। करो या मरो नारा इसी आंदोलन में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में हुआ। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो है अति महत्वपूर्ण है आपका, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की। वो अधिवेशन कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। उसका नाम क्या है? उस अधिवेशन का कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो उसका नाम है दोस्तों बेलगांव अधिवेशन। महात्मा गांधी जी ने बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की। किस अधिवेशन की? बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा कब करी गई? 1924 में दोस्तों की गई। कब की गई? 1924 में। ये एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है जिसकी महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की। और बेलग्राम ये कहां पर पड़ता है? तो बेलग्राम ये आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और बेलग्राम अधिवेशन 1924 में हुआ। और बेलग्राम से रिलेटेड एक और फैक्ट है, ध्यान रखेंगे, 1916 में दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1916 में लोकमान्य तिलक, जिन्हें हम लोग बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं, लोकमान्य तिलक ने 1916 में बेलग्राम में ही होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसकी की थी? होम रूल लीग आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत की थी। कहां पर? कर्नाटक में। सभी दोस्त कर्नाटक के बेलग्राम में की थी। तो इसे सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी महात्मा गांधी की दोस्तों, तो महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। महात्मा गांधी जी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को, ध्यान रखेंगे, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे, कौन? नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या गोली मारकर कर दी थी। गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इनकी। सभी लोग ध्यान रखेंगे किसने मारी थी? पंडित नाथूराम गोडसे। अगर बात की जाएगी 30 जनवरी की, तो 30 जनवरी को इनकी याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से हमने महात्मा गांधी जी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आंदोलनों को कवर किया है। इसी तरीके से हम 5 सेशन में एकदम धुआं आपको करके सारा सब कुछ तैयार करने वाले हैं। आप लोग एक बार क्लास को देखेंगे, उसका रिवीजन जरूर करेंगे, एक बार फास्टली रिवाइज जरूर करेंगे। आपका सारा का सारा इसी से तैयार होने वाला है। हम ऐसी आशा करते हैं कि आपके हमारे इस टॉप 5 मैराथन से आपका एग्जाम में सारा का सारा मिलने वाला है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखेंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम है? बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है लाल कुर्ती। लाल कुर्ती आंदोलन की अगर बात करी जाएगी तो ये अंग्रेजों के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था। अगर बात करी जाएगी किसने स्टार्ट किया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ था। कब हुआ था? 1920 में। कब? 1920 में हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान की, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनसे संबंधित बहुत ही प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम याद रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान की अगर बात करी जाएगी तो मैंने अभी आपको बताया था लाल कुर्ती आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था 1920 में। 1920 में साथ ही साथ इन्होंने महात्मा गांधी से रिलेटेड जो आंदोलन के जो इनके स्वयंसेवक थे, कौन थे? स्वयंसेवक थे। उन्हें इन्होंने क्या कहा था? तो गांधी से
गांधीवादी आंदोलनों में भाग लेने वाले स्वयं सेवकों को इन्होंने क्या कहा था? खुदाई खिदमतगार। क्या कहा था? खुदाई खिदमतगार कहा था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, खुदाई खिदमतगार इन्होंने उपाधि दी थी। खुदाई खिदमतगार की उपाधि इन्होंने स्वयं सेवकों को दी थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो खान अब्दुल गफ्फार खान की अगर दोस्तों बात करी जाएगी तो इनका नाम इनको कौन सा नाम दिया गया था? तो सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान, और साथ ही साथ में इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, साथ ही साथ में बच्चा खां के नाम से भी ये जाने जाते हैं। बच्चा खां और बादशाह खां, ये नाम, इनके उपनाम याद रखेंगे। इन्हीं से आपके प्रश्न बनते हैं। काफ़ी सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बच्चा खां और बादशाह खां किसका नाम था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का था। खान अब्दुल गफ्फार खान का ये नाम था। दोस्तों अगर बात करी जाएगी खान अब्दुल गफ्फार खान की, अगर बात करी जाएगी खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करी जाएगी तो खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों ध्यान से देखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, तो ध्यान से देखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान ये पहले विदेशी नागरिक थे। ये पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। पहले विदेशी नागरिक जिन्हें क्या मिला है? पहले विदेशी नागरिक जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला है। भारत रत्न सम्मान मिला है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत रत्न सम्मान मिला, पहले विदेशी नागरिक हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। हर एक प्रश्न का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं आपके सामने। बने रहिए इसी तरीके से लास्ट तक हमारे आज के सेशन में। आपको इसी एनर्जी, इसी जोश के साथ हम आखिरी वाले प्रश्न तक मिलने वाले हैं। तो आप लोग भी अपने आप को एक अंदर जोश और मोटिवेशन बनाए रखिए और साथ ही साथ में लास्ट तक बने रहिए, हमारे सेशन में सीखते रहिए। कहते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी तो है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे? बताएंगे। निम्नलिखित में से स्वतंत्र पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मोतीलाल नेहरू। कौन थे? स्वतंत्र पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने इसे कब प्रकाशित किया था? तो 1919 में स्वतंत्र पत्रिका का संपादन किया था। कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं जिनके संपादकों के नाम इन्हें किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, संपादित किया गया, हम आपको बताएंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। अगर बात की जाएगी नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड दोस्तों बात करी जाएगी नेशनल हेराल्ड, तो नेशनल हेराल्ड पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? तो नेशनल हेराल्ड पत्रिकाओं का संपादन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दोस्त ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगर बात की जाएगी उदंड मार्तंड, उदंड मार्तंड अति महत्वपूर्ण पत्रिका है। उदंड मार्तंड पहला समाचार पत्र है। दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड। किस भाषा का है? हिंदी भाषा का है। हिंदी भाषा का प्रथम है। सभी दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड। ध्यान रखेंगे उदंड मार्तंड है। इसके किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो जुगुल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? जुगुल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया। और इसे कब प्रकाशित किया गया? 1826 में। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेशनल हेराल्ड की बात करी जाएगी जवाहरलाल नेहरू, उदंड मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्रिका जुगल किशोर के द्वारा 1826 में प्रकाशित किया गया। अगला जो है आपका केसरी, तो बताएंगे केसरी पत्रिका के समाचार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो केसरी की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो केसरी के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक केसरी पत्रिका के संपादक थे। अगर बात की जाएगी हिंदू पत्रिका के संपादक कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे हिंदू पत्रिका के संपादक कौन थे? तो M.G. रानाडे, नाम याद रखेंगे M.G. रानाडे हिंदू पत्रिका के क्या थे? M.G. रानाडे हिंदू पत्रिका के संपादक थे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी
एक पत्रिका नाम था जिसका नाम था हरिजन। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी इसके पहले हम आपको बता चुके हैं, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे। आप सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। सभी लोग बताएंगे हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे हमारे आज के सेशन को। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे किसके द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई है। तो इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। स्थायी बंदोबस्त क्या? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में कब हुई? 1793 ईस्वी में हुई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह व्यवस्था सबसे पहले कहां पर लागू की गई थी? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बंगाल प्रेसिडेंसी लागू की गई थी। और यह जमीन से संबंधित है, तो इसे सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं। किस कानून के नाम से जानते हैं? तो सूर्यास्त कानून। दोस्तों सूर्यास्त कानून के नाम से भी यह जाना जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत के अंदर और बाहर दोनों स्थानों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र राजकुमार कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। भारत के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप थे। राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात करी जाएगी राजा महेंद्र प्रताप की, तो राजा महेंद्र प्रताप उत्तर प्रदेश के शासक थे। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के शासक थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के शासक थे। और इनका असली नाम क्या था? इनका नाम क्या था? इनका असली नाम था खड़ग सिंह। क्या नाम था? खड़ग सिंह था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, खड़ग सिंह इनका नाम था। और अगर बात की जाएगी, इन्होंने भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह जो है इन्होंने क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाई है। तो अगर पूछा जाए भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह उसकी सक्रिय भूमिका निभाने वाले, क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले राजकुमार का क्या नाम है? तो राजा महेंद्र प्रताप है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इन्हें बांग्लादेश, ध्यान रखेंगे, ये बांग्लादेश के साथ साथ में अफगानिस्तान में भी इन्होंने नेतृत्व किया। अगर बात की जाएगी अफगानिस्तान में, इन्हें प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये 1 दिसंबर 1915 को राष्ट्रपति बनाए गए थे। ध्यान रखेंगे 1 दिसंबर 1915 को, 1 दिसंबर 1915 को कहाँ पर? अफगानिस्तान में। दोस्तों ध्यान रखेंगे 1 दिसंबर 1915 को अफगानिस्तान में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वह राष्ट्रपति बनाए गए थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ अगर बात की जाएगी राजा महेंद्र प्रताप की, तो इन्हें 1932 में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? बताएंगे। पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थित है पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यह परियोजना कहाँ पर है? तो इस परियोजना की अगर बात की जाएगी तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में है। किस जिले में? जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इस परियोजना के द्वारा कितने इसकी उत्पादन क्षमता है? तो इसके विद्युत उत्पादन क्षमता की अगर बात करी जाएगी, विद्युत उत्पादन क्षमता की अगर बात करी जाएगी, तो इसके द्वारा इसकी क्षमता कितनी है? तो 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1000 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन की क्षमता है। और साथ ही साथ में यह जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी
बिजली की परियोजना है? ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी कौन सी परियोजना है? जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है, बिजली परियोजना है, बिजली उत्पादन की परियोजना है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। नाम क्या है? तो नाम याद रखेंगे पाकल दुल। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट से। आप सभी लोगों ने अगर अभी तक हमारे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर करेंगे। ये सेशन आपके लिए एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, लास्ट तक बने रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? बताएंगे निम्न में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गेहूं, चाय, कॉफी या फिर रबड़? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसमें से कौन सी फसल एक रोपड़ फसल नहीं है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है गेहूं। गेहूं दोस्तों एक रोपड़ फसल नहीं है। अगर बात करी जाएगी रोपड़ फसल की, तो रोपड़ फसल को खेतों में एक बार में ही बो दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, एक बार में ही बो दिया जाता है और लंबे समय तक उपज की प्राप्ति होती है। रोपड़ की फसल में आपकी चाय भी आती है, कॉफ़ी भी आती है, रबड़ भी आती है, लेकिन रोपड़ की फसल कौन नहीं है? तो गेहूं आपकी रोपड़ की फसल नहीं है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगले प्रश्न की अगर बात करी जाएगी तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं? तो विश्व के फलोद्यान की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं? तो विश्व का फलोद्यान भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? विश्व का फलोद्यान कहते हैं। दोस्तों अगर बात करी जाएगी सवाना क्षेत्र की, तो सवाना क्षेत्र किसे कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र के मैदान को सवाना क्षेत्र कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे हमारे आज के सेशन में। निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? संसार की छत किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। संसार की छत किसे कहते हैं? तो संसार की छत की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो संसार का छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को कहते हैं। किसे कहते हैं? पामीर के पठार को। पामीर के पठार को क्या कहते हैं? संसार की छत कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। और साथ ही साथ में यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है पामीर का पठार है। पामीर का पठार है जिसे संसार की छत कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 4875 मीटर। 4875 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। अगर बात करी जाएगी दोस्तों अरावली की, तो अरावली के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अरावली की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, अरावली किस राज्य में पड़ता है? तो अरावली जो है ये आपकी अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में पड़ती हैं। किस राज्य में पड़ती हैं? राजस्थान राज्य में पड़ती हैं। इसे आड़ावाला पर्वतमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान में आड़ावाला पर्वतमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? आड़ावाला पर्वतमाला कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अरावली की अगर बात करी जाएगी तो दोस्तों अरावली के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? तो अरावली के पश्चिमी भाग को कहते हैं मारवाड़। क्या कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, रट लेंगे। अरावली के पश्चिमी भाग को मारवाड़ कहते हैं और इसके पूर्वी भाग को मेवाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़। तो ईस्ट मेवाड़, वेस्ट मारवाड़। ध्यान रखेंगे, पूर्वी भाग को, अरावली के पूर्वी भाग को मेवाड़ और पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? मारवाड़ कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपके ऑप्शन में एक और आपकी पहाड़ी आती है, पर्वतमाला आती है जिसका नाम है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा के बारे में भी हम लोग जान लेंगे। तो ये बस ध्यान रखेंगे ना कि ये सारे जो हम आपको बता रहे हैं अति महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग ध्यान से एकदम कंसंट्रेट होके ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे सेशन में। तो अगर बात करी जाएगी सतपुड़ा की दोस्तों, किसकी बात करी जाएगी? सतपुड़ा की दोस्तों अगर बात करी जाएगी तो सतपुड़ा के पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई गई हैं? तो सतपुड़ा जो है भारत के मध्य में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा भारत के मध्य की पर्वतमाला किसे कहते हैं? तो भारत के मध्य पर्वतमाला किसे कहते हैं? तो भारत के मध्य पर्वतमाला सतपुड़ा को कहते हैं, सतपुड़ा पर्वत को कहते हैं। और इसका विस्तार जो है कहाँ पर ये पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में आपका सतपुड़ा पर्वत पड़ता है और इसे सतपुड़ा को
किस पर्वतों का उदाहरण कहा गया है? तो अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण कहा गया। किस पर्वतों का? अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण कहा गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और सतपुड़ा पर्वत का विस्तार कहाँ तक है? तो दोस्तों सतपुड़ा पर्वतों का विस्तार नागपुर पठार तक है। नागपुर के पठार तक है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नागपुर के पठार तक इसका विस्तार है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे। फटाफट से आज के सेशन को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर बात की जाएगी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है। कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों 92 लाख लगभग, ध्यान रखेंगे, 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। लगभग इतना है। मुझे थोड़ा इसमें डाउट है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। 92 लगभग इतना ही है। ठीक है, लगभग इतना ही है। थोड़ा बहुत होता है तो वो पता चल जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे दिया जाता है। ध्यान रखेंगे कितना है? 92 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल है। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल कौन सा है? सॉरी, सहारा मरुस्थल है। थार मरुस्थल की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, यहाँ पे ये आपका थार मरुस्थल की बात करी जाएगी। थार मरुस्थल का कहाँ का मरुस्थल है? तो ये भारत का मरुस्थल है। तो भारत का मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार मरुस्थल कहते हैं। अब मरुस्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे आप लोग देखेंगे तो आपने जाना कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है? सहारा मरुस्थल। और भारत का मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। फटाफट से आप लोग बताएंगे दुनिया का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? तकला-मकान मरुस्थल। तकला-मकान मरुस्थल, ध्यान रखेंगे, तकला-मकान मरुस्थल है। तकला-मकान मरुस्थल है। ये कहाँ पर पड़ता है? चाइना में पड़ता है। ये दुनिया का सबसे शीतोष्ण मरुस्थल है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ठंडे रेगिस्तान को किस नाम से जानते हैं? बताएंगे। ठंडे रेगिस्तान को या फिर ठंडे मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? तो ठंडे रेगिस्तान को किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कुछ प्रमुख मरुस्थल हैं और किस देश में पड़ते हैं, आप लोग फटाफट से बताएंगे। अति महत्वपूर्ण है, बताएंगे। गोबी मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गोबी मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है? गोबी मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है? छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो गोबी मरुस्थल की बात करी जाएगी दोस्तों, तो ये कहाँ पर पड़ता है? मंगोलिया में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मंगोलिया में दोस्तों पड़ता है आपका गोबी मरुस्थल, ध्यान रखेंगे। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? कालाहारी कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसमें आपके जो है एक साथ तीन को चार दिए जाते हैं, फिर पूछा जाता है इनमें से कौन सा नहीं है। तो हमारे लिए यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो गोबी मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी कालाहारी मरुस्थल, तो बताएंगे कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? कालाहारी मरुस्थल दोस्तों कहाँ पर है? तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। कहाँ पर है? बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आटाकामा मरुस्थल कई बार पूछा गया एग्जाम में। आटाकामा मरुस्थल चिली देश में है। चिली देश में है, ध्यान रखेंगे। आटाकामा मरुस्थल। सोमाली मरुस्थल कहाँ पर है? सोमाली मरुस्थल कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सोमाली मरुस्थल दोस्तों है सोमालिया में। कहाँ पर है? सोमालिया में है सोमाली मरुस्थल। अगर बात की जाएगी नामिब दोस्तों, नाम याद रखेंगे। नामिब मरुस्थल कहाँ पर है?
तो नामिब मरुस्थल जो है नामीबिया में है। तो ये आपके नाम से ही क्लियर हो रहे हैं, जैसे कि सोमालिया में है, नामिब कहाँ पर है, तो नामीबिया में है। कहाँ पर है, नामीबिया में है। तो दोस्तों नाम देखने से ही पता चल रहा है। आटाकामा चिली में है, कालाहारी बोत्सवाना में है, गोबी कहाँ पर है, मंगोलिया में है। अगर बात करी जाएगी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कुछ महत्वपूर्ण आपके मरुस्थल हैं जिनके नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, जैसे कि आपका हो गया ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। गिब्सन ग्रैंड सैली हो गया, गिब्सन हो गया आपका, और आपका अरुंटा तो अरुंटा मरुस्थल कहाँ का है, तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया का है। और एक आपका बहुत ही जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसे किस नाम से जानते हैं, ग्रेट विक्टोरिया। तो ये कहाँ के मरुस्थल हैं, ग्रेट विक्टोरिया। तो ये जो मरुस्थल हैं सारे ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। सभी दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं ग्रेट सैंडी, गिब्सन, अरुंटा, ग्रेट विक्टोरिया। ये मरुस्थल कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अलगेजीरा मरुस्थल कहाँ का है बताएंगे, अलगेजीरा मरुस्थल कहाँ का है, तो अलगेजीरा की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो ये सूडान का मरुस्थल है। ध्यान रखेंगे। नूबियन मरुस्थल भी सूडान का है, ध्यान रखेंगे। नूबियन की बात करी जाएगी तो ये भी मरुस्थल आपका कहाँ का है, सूडान का है, ध्यान रखेंगे। अलगेजीरा और नूबियन मरुस्थल कहाँ के हैं, तो अलगेजीरा और नूबियन मरुस्थल जो है सूडान के हैं। अगर आपसे पूछा जाता है दस्त-ए-काबिर मरुस्थल कहाँ का है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दस्त-ए-काबिर। दोस्तों बात की जाएगी दस्त-ए-काबिर मरुस्थल कहाँ का है, तो दस्त-ए-काबिर मरुस्थल दोस्तों ईरान का है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दस्त-ए-काबिर मरुस्थल कहाँ का है, ईरान का मरुस्थल है दस्त-ए-काबिर। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमने मरुस्थलों से रिलेटेड सभी जो प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में हमने जाना। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे, हम बार बार वही कह रहे हैं, लास्ट तक बने रहेंगे और शेयर और लाइक जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब कुल उत्पादन वक्र गिर रहा हो तो क्या होता है बताएंगे, जब कुल वक्र गिर रहा हो तो क्या होता है। श्रम का सीमांत उत्पादक शून्य है, श्रम का सीमांत उत्पादक ऋणात्मक है, या फिर श्रम का औसत उत्पादक बढ़ रहा है, या फिर श्रम का औसत उत्पाद ऋणात्मक होना चाहिए। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो जब कुल उत्पाद की बात करी जाएगी, कुल उत्पाद वक्र गिर रहा हो तो श्रम का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, सेवा संस्थान कब स्थापित की गई। सेवा संस्थान कब स्थापित की गई, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सेवा संस्थान कब स्थापित की गई। सेवा की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो सेवा का फुल फॉर्म क्या है, याद रखेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। नाम याद रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वुमेन्स एसोसिएशन इसका क्या है, फुल फॉर्म है। अगर बात करी जाएगी इसका पंजीकरण कब किया गया, इसकी स्थापना कब की गई, तो वर्ष 1972 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है, तो सेवा का उद्देश्य दोस्तों क्या है, सेवा। तो सेवा का उद्देश्य क्या है, तो सेवा का उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, महिलाओं को क्या बनाना, तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसमें महिलाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार प्रदान करवाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अधिभार अस्थायी है। तो अधिभार अस्थायी क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लोन है, दंड है, सब्सिडी है, या फिर कर है। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी अधिभार की, तो अधिभार अस्थायी सब्सिडी है। ध्यान रखेंगे क्या है, अस्थायी सब्सिडी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ESI लाभ का हिस्सा नहीं है।
कौन सा ईएसआई लाभ का हिस्सा नहीं है? अगर बात करी जाएगी ईएसआई की, तो ईएसआई लाभ का हिस्सा कौन सा नहीं है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसमें से कौन सा ईएसआई लाभ का हिस्सा नहीं? तो सीमांत लाभ और बोनस। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सीमांत लाभ और बोनस ईएसआई का हिस्सा नहीं है। ईएसआई क्या है? एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस। ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस। तो इसके लाभ में इसे सम्मिलित नहीं किया गया है, सीमांत लाभ और बोनस को। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एआरडीसी को विस्तारित कीजिए। एआरडीसी का विस्तारित रूप क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों बात की जाएगी एआरडीसी, तो एआरडीसी का विस्तारित रूप है एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन। क्या है? एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन है, इसका फुल फॉर्म है। अगर बात करी जाएगी एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन, ठीक है, तो यह जो है कृषि साख की सुविधाओं के लिए कृषि को की एक व्यवस्था है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में इसके विकास निगम की स्थापना 1963 में की गई थी। अगर बात की जाएगी इसका जो है नेतृत्व कौन करता है, तो इसका नेतृत्व जो है नाबार्ड बैंक के द्वारा किया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचारों को अपनाया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नीति निर्देशक तत्वों के विचारों को किस संविधान से भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विचार को अपनाया गया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है आयरलैंड के संविधान। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया गया। अगर बात करी जाएगी नीति निर्देशक तत्व, दोस्तों नीति निर्देशक तत्व की जब बात करी जाएगी दोस्तों, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के आर्टिकल, ध्यान रखेंगे, संविधान के आर्टिकल 36 से 51 में है, 36 से 51 में है, सभी दोस्तों ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया नीति निर्देशक तत्वों का। और अगर बात की जाएगी नीति निर्देशक तत्वों को कौन लागू नहीं करा सकता है, तो नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किसके द्वारा? न्यायालयों के द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता है, न्यायालयों के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आर्टिकल याद रखेंगे 36 से 51 किस देश से लिया गया? आयरलैंड का संविधान से इसे अपनाया गया। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसके लिए बहुत गणों का उपयोग होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किसके लिए बहुत गणों का उपयोग होता है, सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो किसके लिए बहुत गणों का उपयोग होता है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है संघ। संघ के लिए बहुत गणों का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, ध्यान से देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर देता है, तो कौन सा अनुच्छेद है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर देता है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अब इसमें कुछ आर्टिकल हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आर्टिकल 16 मैंने आपको बताया सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना आर्टिकल 16 है। अगर बात की जाएगी आर्टिकल 17 की, तो अस्पृश्यता का अंत, ध्यान रखेंगे, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 17 में। अगर बात की जाएगी आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14, तो इसमें कानून के समक्ष समानता, ध्यान रखेंगे, कानून के समक्ष समानता, कानून सबके लिए समान है, या किस अनुच्छेद के द्वारा बताया गया, तो कानून के समक्ष समानता, ध्यान रखेंगे, कानून के समक्ष समानता। तो ये किसके द्वारा बताया गया कि कानून सभी के लिए समान है, तो अनुच्छेद 14 के द्वारा बताया गया, ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 15 कहता है कि मूल वंश जाति लिंग के आधार पर, ध्यान रखेंगे, मूल वंश लिंग जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यह भेदभाव पर प्रतिबंध किस आर्टिकल के द्वारा लगाया गया,
भेदभाव पर प्रतिबंध किस आर्टिकल के द्वारा लगाया गया? तो इसे अनुच्छेद 15 के द्वारा लगाया गया। तो सारे अनुच्छेद आपको समझ में आ गए होंगे जितने आपके कमेंट सेक्शन में दिख रहे हैं। अनुच्छेद 16 कहता है सार्वजनिक रोजगारों के में सभी लोगों को समान अवसर। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 15 मूल लिंग जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे हमारे आज के इस सेशन में। राज्यपाल के नामित प्रमुख रूप से कार्य करता है और राज्य प्रशासन में वास्तविक शक्ति उसी में निहित होती है। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे आज के सेशन को। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है राज्यपाल को नामित प्रमुख रूप में कार्य करता है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है किसको चुनता है? राज्यपाल। राज्यपाल का चयन कौन करता है? तो राज्यपाल का चयन जो है राष्ट्रपति करता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति करता है। और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद 155, आर्टिकल 155 में इसका वर्णन किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखें, 155। अगर बात की जाएगी राष्ट्रपति जो है नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में काम करता है? तो नामित प्रमुख के रूप में। नामित प्रमुख के रूप में काम करता है कौन? तो नामित प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति कार्य करता है। कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति कार्य करता है। अगर बात की जाएगी राज्यपाल, तो राज्यपाल किसके सलाह पर कार्य करता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो राज्यपाल जो है मंत्री परिषद के सलाह पर कार्य करता है। किसके? मंत्री परिषद के सलाह पर कार्य करता है। और साथ ही साथ में राज्यपाल जो है मंत्री परिषद से सलाह लेता है। ध्यान रखेंगे, मंत्री परिषद से क्या लेता है? सलाह लेता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी प्रथम आम चुनाव की, तो प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? वर्ष 1951 और 52 में हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वर्ष 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और प्रथम आम चुनाव में सीटों की संख्या कितनी थी? कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रथम आम चुनाव में सीटों की संख्या कितनी थी? तो सीटों की संख्या 489 थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 489 सीटों की संख्या थी। और जिसमें जो है किसका बहुमत हुआ था? तो कांग्रेस ने इसमें बहुमत प्राप्त किया था। कांग्रेस ने इसमें बहुमत प्राप्त किया था। इसमें कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई थी वर्ष 1951-52 के पहले आम चुनाव में 364 सीटें प्राप्त हुई थी। और इसके उपरांत जो है कौन प्रधानमंत्री बने थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, कौन प्रधानमंत्री बने थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? वही जवाहरलाल नेहरू, अपने चचा जी जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म कब होता है? 14 नवंबर को, जिसे हम लोग बाल दिवस के नाम से मनाते हैं, क्योंकि वो बच्चों लोगों से, हम लोगों से बड़ा प्रेम करते थे, जिसके लिए उनके जन्म दिवस पर 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। अगर बात करी जाएगी प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ? तो लोकसभा की कार्यकाल की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, लोकसभा के कार्यकाल की बात की जाएगी तो कब से स्टार्ट हुआ? तो लोकसभा का कार्यकाल अप्रैल 1952 से स्टार्ट हुआ। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अप्रैल 1952 से लोकसभा का कार्यकाल स्टार्ट हुआ। हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। बताएंगे अधातु है, तो अधातु क्या होता है बताएंगे। इलेक्ट्रा धनी, इलेक्ट्रा अबंध, इलेक्ट्रा स्नेही या फिर इलेक्ट्रा रेडी। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अधातु इलेक्ट्रा रेडी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रा रेडी होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेंस किससे बनता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, लेंस किससे बनता है? पायरेक्स कांच से, फ्लिंट कांच से, साधारण कांच से या फिर कोबाल्ट से। लेंस की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो लेंस जो है फ्लिंट कांच से बनता है। किससे बनता है? फ्लिंट कांच से बनता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। लेंस की अगर बात करी जाएगी तो दो वक्र पृष्ठों
से तथा एक वक्र पृष्ठ तथा दूसरे समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी आज के हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट में क्या डाला था कि भैया पूछा था कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हमने आज के उसमें दिया था तो बहुत सारे लोगों ने उसका गलत आंसर दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग काफ़ी बार भूल जाते हैं। तो अगर बात करी जाएगी निकट दृष्टि दोष की, तो आज हम आपको ट्रिक बताए दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप लोग याद करेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। याद रखेंगे निकटाव, क्या याद रखेंगे, निकटाव, निकटाव, निकट, निकटाव। तो निकट से बनता है निकट, क्या बनता है, निकट, निकट से बनता है निकट और निकटाव से बन के निकलता है निकट प्लस आव, निकट प्लस आव, निकट प्लस आव। तो आव बनता है तो आव से हमारा बनेगा अवतल लेंस। ध्यान रखेंगे, निकल के आ गया कि नहीं। इस तरीके से ट्रिक से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, लास्ट तक बने रहेंगे। पांचों सेट आपको देखना है और उसका रिवीजन करके ही पेपर में पहुंचना है। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल एकदम अपर लेवल में होगा, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। तो निकटाव, निकट दृष्टि दोष का ट्रिक है निकटाव और निकट का क्या हो जाएगा, आव मतलब अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाएगा, दूर दृष्टि दोष में दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्लोएम के माध्यम से घुलनशील प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन को क्या कहते हैं। तो ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे। फ्लोएम के माध्यम से घुलनशील प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला एक के संवहन ऊतक है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और जो ये फ्लोएम की अगर बात करी जाएगी तो फ्लोएम जो परिवहन करता है, फ्लोएम जो उत्पादों का परिवहन करता है उसे क्या कहते हैं, उसे भोजन परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं भोजन परिवहन। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं, भोजन परिवहन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका गर्म उत्पादन करता है, बताएंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर किसका उत्पादन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट या फिर ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को दोस्तों अगर गर्म किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो ध्यान से देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3, NO2CO3। कुछ याद आया, कुछ याद आया। NO2CO3 को क्या कहते हैं, धावन सोडा भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, धावन सोडा, धावन सोडा भी कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3 धावन सोडा। धावन सोडा अगर बात की जाएगी सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किसमें किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किसमें किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है कपड़े धोने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, कपड़े धोने में, कपड़े धोने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ में डिटर्जेंट पाउडर में इसका प्रयोग होता है। किसमें, डिटर्जेंट पाउडर में इसका प्रयोग होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, द्रव माध्यम से बना हुआ रुधिर क्या कहलाता है। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, द्रव माध्यम से बना हुआ रुधिर क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है प्लाज्मा। द्रव माध्यम से बना हुआ रुधिर क्या कहलाता है, तो दोस्तों प्लाज्मा कहलाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है ये अजीवित तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है, अजीवित तरल पदार्थ होता है। अजीवित तरल पदार्थ क्या होता है, तो अजीवित तरल पदार्थ दोस्तों प्लाज्मा होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी प्लाज्मा रुधिर में कितने % होता है, तो प्लाज्मा की अगर बात की जाएगी तो रुधिर में 60% भाग जो है प्लाज्मा का है। ध्यान रखेंगे, 60% भाग प्लाज्मा का है। और अगर बात की जाएगी पूरे रुधिर में,
दोस्तों अगर बात की जाएगी पूरे रुधिर में किसकी कितनी मात्रा होती है, तो ध्यान से देख लेंगे। रुधिर की बात करी जाएगी तो रुधिर बताएंगे अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रुधिर का पीएच मान कितना होता है, सभी दोस्त बताएंगे रुधिर का पीएच मान कितना होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रुधिर की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो रुधिर जो है इसमें 90% भाग जल होता है और 7% प्रोटीन होता है। ध्यान रखेंगे 90% भाग क्या होता है, जल होता है, प्लस 7% इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। ध्यान रखेंगे 7% क्या होता है, तो प्लाज्मा में रुधिर के प्लाज्मा में क्या होता है, 90% जल होता है और 7% क्या होता है, प्रोटीन होता है। ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी दोस्तों हीमोग्लोबिन, कहीं आपको दिख रहा है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन की अगर बात करी जाएगी तो हीमोग्लोबिन जो है लाल रुधिर कोशिकाओं और ऊतकों में पाया जाता है, लाल रुधिर कोशिकाओं और ऊतकों में पाया जाता है और यह लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ध्यान रखेंगे लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लौह युक्त ऑक्सीजन का क्या करता है दोस्तों, यह लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। अगर बात की जाएगी हीमोग्लोबिन की तो इसे धातु प्रोटीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, धातु प्रोटीन के नाम से जानते हैं। धातु प्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लौह युक्त ऑक्सीजन कृत रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला जो है ध्यान से देखेंगे, अगर बात करी जाएगी दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है लसीका, तो लसीका क्या होता है, तो लसीका के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो लसीका की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो लसीका जो है रुधिर में जो है कोशिकाओं की छोटी सी झिल्ली होती है, उसको जो पार करके पतली दीवार को जो पार करके छन करके जो बाहर निकलता है रुधिर, ठीक है, जो पतली कोशिका की झिल्ली को, ठीक है, पतली कोशिका की झिल्ली को पार करके जो रुधिर निकलता है, कोशिका की झिल्ली को पार करके जो रुधिर निकलता है, पार करके जो रुधिर निकलता है उसे क्या कहते हैं, पार करके जो रुधिर निकलता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, लसीका कहते हैं, लसीका कहते हैं। अगर बात करी जाएगी दोस्तों प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स क्या होता है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुए आम चुनाव में एन मार्क्स पार्टी के एम्यूनियल मैक्रो लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हाल ही में हुए आम चुनाव में एन मार्क्स पार्टी के एम्यूनियल मैक्रो लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, जर्मनी के, इटली के, फ्रांस के या फिर पोलैंड के। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, एमैनुएल मैक्रो। दोस्तों बात करी जाएगी एमैनुएल मैक्रो के, तो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी एमैनुएल की, तो ये किस देश के बनी है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है फ्रांस। ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, फ्रांस के बने हुए हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है, पेरिस है दोस्तों फ्रांस की राजधानी। अगर बात की जाएगी अब राजधानी की बात है तो बताएंगे पोलैंड की राजधानी क्या होती है, पोलैंड की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पोलैंड की राजधानी क्या है, तो पोलैंड की राजधानी है दोस्तों ध्यान रखेंगे वारसा। वारसा किसकी राजधानी है, पोलैंड की। अगर बात की जाएगी दोस्तों इटली की राजधानी क्या है, तो इटली की राजधानी दोस्तों है रोम। क्या है, रोम है इटली की राजधानी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों राष्ट्रपति की बात हुई है इस प्रश्न में, तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जानते हैं। अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति कौन बनी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति के रूप में जुलाई 2022 में किसने शपथ लिया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के रूप में जुलाई 2022 में किसने शपथ लिया है, जुलाई 2022 में कितने शपथ लिया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। नाम याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू है, ध्यान रखेंगे। द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो ध्यान रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू की जब बात करी जाएगी तो द्रौपदी मुर्मू ये 64 वर्षीय सबसे कम उम्र की क्या बनी है,
64 वर्षीय सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी ये भारत के किस क्रम की राष्ट्रपति बनी है, तो 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ध्यान रखेंगे, 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म उड़ीसा राज्य में हुआ था। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा राज्य में इनका जन्म हुआ था। अगर बात की जाएगी ये किस पार्टी से संबंधित है, तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। किस पार्टी से संबंधित है? तो भारतीय जनता पार्टी से दोस्तों संबंधित है, और ये कई बार विधायक और सांसद हो चुकी है। और साथ ही साथ में अगर बात की जाएगी इनके पति का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इनके पति का क्या नाम है? तो इनके पति का नाम है श्यामचरण मुर्मू। क्या नाम है? श्यामचरण मुर्मू। नाम याद रखेंगे, श्यामचरण मुर्मू। इनके पति के साथ में 2 बेटे और 1 बेटी थी, तो जिसमें जो है अगर बात करी जाएगी इनके 2 बेटे और इनके पति का निधन हो चुका है। तो इनका जीवन बड़ा ही कष्टदायक और दुख भरा हुआ है, और साथ ही साथ ये बहुत ही निम्न स्तर से उठकर भारत की राष्ट्रपति पद तक पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू। श्यामचरण मुर्मू इनके पति का नाम है। और साथ ही साथ अगर दोस्तों बात की जाएगी द्रौपदी मुर्मू की, तो द्रौपदी मुर्मू की अगर बात की जाएगी तो 2015 से, ध्यान रखेंगे, 2015 से 2021 तक ये किस राज्य की राज्यपाल रही? तो ये झारखंड राज्य की राज्यपाल रह चुकी है। झारखंड राज्य की राज्यपाल रह चुकी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, झारखंड राज्य की राज्यपाल रह चुकी है। और ये पहली आदिवासी महिला हैं। ध्यान रखेंगे, पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी है। पहली आदिवासी महिला है, और किस जनजाति से संबंधित है? तो ये संथाल जनजाति से संबंधित है। संथाल जनजाति से संबंधित पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू है, और साथ ही साथ में भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमने भारत के राष्ट्रपति के बारे में बनने वाले जितने सारे क्वेश्चन हैं उनके बारे में हमने आपसे डिटेल से चर्चा की। इसी तरीके से हम लोग बने रहेंगे नए मोटिवेशन, जोश और उत्साह के साथ में। टॉप प्रैक्टिस सेट 5 में हम आपका जो है सब कुछ कवर अप करवाने वाले हैं। आप लोग देखेंगे और उसका रिवीजन जरूर करेंगे, आपको हमसे प्रॉमिस करना होगा। तो अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने, ध्यान से देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मार्च 2024। ध्यान रखेंगे, मार्च 2024 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 बढ़ाने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो मार्च 2024 तक। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया गया है? बताएंगे किस मंत्रालय के द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया गया है? तो इसको देखने से ही पता चलता है कृषि मंत्रालय ही इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाएगी दोस्तों वर्तमान समय में कृषि मंत्री कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो वर्तमान समय में कृषि मंत्री की अगर बात करी जाएगी तो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नाम याद रखेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं वर्तमान समय में कृषि मंत्री। अगर बात की जाएगी वित्त मंत्री कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण दोस्तों इसकी वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। अगर बात करी जाएगी वर्तमान समय में परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, नितिन गडकरी क्या है? तो नितिन गडकरी वर्तमान समय में परिवहन मंत्री हैं। सभी दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगला जो है हमारा पॉइंट, गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री वर्तमान समय में अमित शाह हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस देश ने गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है? तो किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है भारत। तो भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डिजिटल टिकट प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है?
तो डिजिटल टिकट प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र डिजिटल प्रणाली लैस बस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के अनेक प्रमाण मिले हैं? महापाषाण काल के पत्थर के अनेक प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है असम। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है असम। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध टेक कंपनी एप्पल ने अपने किस फोन के मॉडल का निर्माण भारत के तमिलनाडु पेरम्बटूर में शुरू किया है? बताएंगे। तो एप्पल कंपनी में अपने किस नए मॉडल फ़ोन का निर्माण जो है भारत के तमिलनाडु के पेरम्बटूर में शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका सही आंसर है आईफोन 13। आईफोन 13 का निर्माण जो है एप्पल कंपनी के द्वारा जो है इसका निर्माण तमिलनाडु के पेरम्बटूर में शुरू किया गया। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत व किस पड़ोसी देश के बीच में 8 वर्ष बाद रेल सेवा का बहाल किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हाल ही में भारत व किस पड़ोसी देश के बीच में 8 वर्ष बाद रेल सेवा को बहाल किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है नेपाल। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, भारत और नेपाल के बीच में रेल सेवा जो है इसका बहाल किया गया है। अगर बात की जाएगी नेपाल की दोस्तों, तो नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू क्या है नेपाल की राजधानी? नेपाली रुपया, नेपाली रुपया इसकी मुद्रा है। और वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी कौन है? तो विद्या देवी भंडारी वर्तमान समय में नेपाल की क्या है? राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा क्या है? टक्का इसकी मुद्रा है। दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर जगह नहीं है, सुन लेंगे। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तानी रुपया है इसकी मुद्रा। मालदीव की राजधानी की अगर बात की जाएगी तो माले, दोस्तों माले है मालदीव की राजधानी और रुपया इसकी मुद्रा है। रुपया इसकी मुद्रा है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मालदीव की मुद्रा क्या है? रुपया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से हम लोग लास्ट तक बने रहेंगे आज के सेशन में। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की अगर बात की जाएगी, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? जमशेदपुर में किया गया। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है जमशेदपुर। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली है? बताएंगे। हाल ही में किस देश को वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो किस देश को 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली है? तो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसे मिली है? ऑस्ट्रेलिया को मिली है। वैसे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर होता था? वैसे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर होता था? जिन्हें हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जानते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं। इसका आयोजन कहाँ पर होता था? लंदन में होता था, ध्यान रखेंगे लंदन में होता था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए, गीतांजलि उपन्यास के लिए इन्हें क्या किया गया? गीतांजलि उपन्यास के लिए सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान किया गया और भारत में एकमात्र साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो भारत में एकमात्र साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति बने हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात की जाएगी तो इन्होंने दो देश के राष्ट्रगान की रचना की। दो देश के राष्ट्रगान को लिखा है, एक तो भारत का जनगण मन और दूसरा बांग्लादेश को म्हारो प्यारो बांग्ला।
बांग्लादेश। ध्यान रखेंगे, मारो प्यारो बांग्ला, बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना बांग्ला भाषा में, साथ ही साथ में भारत देश के राष्ट्रगान की रचना जो है मिश्रित भाषा में बांग्ला भाषा में किया है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे। इसी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने एग्जाम में, एक एक प्रश्न की खोपड़ी में छेद करके आने वाले हैं। लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगर बात की जाएगी नोबेल प्राइज़ की बात चल रही है, तो नोबेल प्राइज़ से संबंधित कुछ बातें हैं जिन्हें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। नोबेल प्राइज़ की अगर बात की जाएगी, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की दोस्तों बात करी जाएगी तो ध्यान से देखेंगे। नोबेल पुरस्कार की बात की जाएगी तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल जो हैं ये स्वीडिश के वैज्ञानिक थे। इनके नाम से नोबेल पुरस्कार के जो है दिया जाता है इनके याद में, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्वीडिश, ध्यान रखेंगे, स्वीडिश के क्या थे? वैज्ञानिक थे दोस्तों, स्वीडिश के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की इन्होंने खोज की थी, डायनामाइट की इन्होंने खोज की थी। अगर बात करी जाएगी अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा है? तो सन 1901 में किसकी स्थापना की गई? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 10 दिसंबर, दोस्तों ध्यान रखेंगे 10 दिसंबर सन 1900 में, 10 दिसंबर सन 1900 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? नोबेल फाउंडेशन, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसका पुरस्कार जो है 1901 से प्रदान किया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1901 से। अगर बात करी जाएगी दोस्तों नोबेल प्राइज़ की, दोस्तों अगर बात की जाएगी नोबेल प्राइज़ की, तो नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी क्षेत्र में, ध्यान से देखेंगे, भौतिकी क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और आपका ये शांति के क्षेत्र में, और लास्ट है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में, साहित्य, रसायन, अर्थशास्त्र, शांति और चिकित्सा, ये क्षेत्र हैं जिनमें क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। अगर बात करी जाएगी दोस्तों भारत में नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को मिला है, आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला भारत में नोबेल पुरस्कार 1913 में किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किसे दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर बात की जाएगी 1930 में, उसके बाद सर सीवी रमन को मिला था। किसे मिला था? सर सीवी रमन, सर सीवी रमन को मिला था। सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र का? भौतिकी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद अगर बात की जाएगी दोस्तों हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। किसे मिला? हरगोविंद खुराना को 1968 में हरगोविंद खुराना, नाम याद रखेंगे, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना को मिला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। इन्होंने आनुवांशिक कूट की व्याख्या की थी। अगर बात करी जाएगी शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को कब मिला? तो 1979 में दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1979 में मदर टेरेसा को मिला। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को किनका मिला? मदर टेरेसा को दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। किसका मिला? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अगर बात की जाएगी भारत में पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो भारत में पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 में अमर्त्य सेन को मिला। किसे मिला? अमर्त्य सेन को मिला।
जो कि अति महत्वपूर्ण है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अमर्त्य सेन को काहे का मिला? अर्थशास्त्र का मिला, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि भारत में दिए गए हैं, पहले नोबेल पुरस्कार हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग याद करके एग्जाम में जाइएगा। अगर पूछा जाए साहित्य का एकमात्र नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला, तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर, सर सीवी रमन को भौतिकी का, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा से संबंधित नोबेल पुरस्कार मिला, मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन को कौन सा मिला? तो अमर्त्य सेन को दोस्तों 1998 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार कौन सा पाने वाले भारतीय कौन है? अमर्त्य सेन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा छूट गया है, सही है इसमें, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, ध्यान रखेंगे, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? दूसरा सबसे बड़ा तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मठ स्थित है? तवांग की अगर बात करी जाएगी तो ये भारत का सबसे बड़ा है और साथ ही साथ में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है। अगर बात की जाएगी दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है, बताएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा मठ की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो दुनिया का सबसे बड़ा मठ है बोरोबुदुर। नाम याद रखेंगे, बोरोबुदुर। क्या नाम है? बोरोबुदुर इसका नाम है। दुनिया का सबसे बड़े मठ का नाम है बोरोबुदुर मठ, और ये किस देश में है? इंडोनेशिया में है दोस्तों। किस देश में है? इंडोनेशिया में है बोरोबुदुर मठ, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह बौद्ध मंदिर है या बौद्ध मठ है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे तथा शेयर जरूर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका एकदम करेक्ट आंसर है जॉर्ज बुलर। अगर बात की जाएगी दोस्तों मनुस्मृति की, दोस्तों मनुस्मृति को और किस नाम से जाना जाता है? तो मनुस्मृति को मनु संहिता के नाम से भी जाना जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मनु संहिता के नाम से जाना जाता है। और यह एक धर्मशास्त्र है। क्या है? यह एक धर्मशास्त्र है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 26 नवंबर। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात की जाएगी 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर दोस्तों 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? संविधान का अंगीकृत कब हुआ था, या फिर संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हो गया था? तो संविधान का अंगीकृत की अगर बात करी जाए, तो अंगीकृत की दोस्तों बात करी जाए तो 26 नवंबर 1949 को किया गया, इसीलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात की जाएगी संविधान लागू कब हुआ, तो ये लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को दोस्तों ये लागू हुआ, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। बात आती है 14 अप्रैल की, तो 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंबेडकर दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंबेडकर दिवस मनाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है 14 अप्रैल को। अंबेडकर जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान का सृजन किया है, बाबा साहब के नाम से जाने जाते हैं, तो इनका जन्म 14 अप्रैल के दिन ही हुआ, तो इसलिए इस दिन को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ होता है? बताएंगे, किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है
बचपन बचाओ आंदोलन अभियान जिसके लिए बचपन बचाओ आंदोलन जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, इसकी शुरुआत किसने की थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बचपन बचाओ आंदोलन जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, इनके लिए उन्हें शांति का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो बचपन बचाओ आंदोलन की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, मुंबई में स्थित है। मुंबई किस राज्य में पड़ता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बताएंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे लॉन्चिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? लॉन्चिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? तो ये श्री हरिहरकोटा में है। कहाँ पर है? श्री हरिहरकोटा में है। श्री हरिहरकोटा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की मार्शल आर्ट का खेल नहीं है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की मार्शल आर्ट का खेल नहीं है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, भारत की मार्शल आर्ट का निम्नलिखित में से कौन सा खेल नहीं है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है जेल हाउस राक जो ये खेल है, ये भारतीय मार्शल आर्ट का खेल नहीं है। बाकी आपके ये है थांग टा, सिलंबम और परी खांदा, तो ये खेल जो है भारतीय किसके हैं? भारतीय मार्शल आर्ट के ये खेल हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मार्शल आर्ट के ये खेल है। लेकिन जेल हाउस राक ये आपका मार्शल आर्ट का खेल नहीं है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न सम्मान दिया गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न सम्मान दिया गया है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, कौन सा प्रधानमंत्री है जिसे भारत रत्न सम्मान दिया गया? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, मोरारजी देसाई को वर्ष 1991 में कब दिया गया? वर्ष 1991 में दोस्तों इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। कौन सा सम्मान दिया गया? भारत रत्न सम्मान दिया गया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ये अगर बात की जाएगी मोरारजी देसाई की, तो पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने। पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों? तो पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन बने? तो पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति मोरारजी देसाई बने हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पहले राष्ट्रपति नहीं, मोरारजी देसाई की अगर बात करी जाएगी तो ये प्रधानमंत्री बने थे। क्या बने थे? मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री की बात करी जा रही, तो पहले प्रधानमंत्री बने थे, ध्यान रखेंगे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई 1977 से 79 के बीच में, 1977 से 79 के बीच में। और वर्ष 1991 में इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और साथ ही साथ में ये देश के चौथे प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखेंगे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और देश के चौथे प्रधानमंत्री कौन थे? तो अगर पूछा जाए पहले गैर कांग्रेसी और देश के चौथे प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। और आप लोगों के आज के हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। आप लोग लास्ट तक बने रहे हमारे आज के इस सेशन में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग लास्ट तक बने रहे। इसी तरीके से हम लोग अपने एग्जाम में बहुत बेस्ट तैयारी करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, बहुत सारा आपको हमने कंटेंट दिया है इसके माध्यम से, केवल 50 प्रश्नों के माध्यम से। तो इसी तरीके से आप लोग 5 हमारे जो टॉप 5 प्रैक्टिस सेट हैं उसको आप लोग जरूर देखेंगे प्रतिदिन 8 बजे। आज आपका पहला है, इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा। और आप लोग पांचों का बिल्कुल डीपली रिवीजन भी करेंगे, साथ ही साथ में इसका रिवीजन करेंगे, आपको पक्का याद हो जाएगा, मैं वादा करता हूं।
लास्ट में वही कहना चाहते हैं जो हर रोज कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग लास्ट तक बने रहे और आप लोग प्रतिदिन हमारे टॉप 5 के 5 सेट जरूर देखेंगे और उन्हें देखकर एग्जाम सेंटर में एकदम भौकाल मचा के आएंगे।